Okay, so hello everyone and welcome to this session on Indian polity and governance. जो टॉपिक आज हमें कवर करना है वो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो हमारे नेशन के फर्स्ट पर्सन है, या यूं कहें वो हमारे देश के, हमारे स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज हम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कई सारी बातें जानेंगे, बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में चीजें हैं एक्सेट्रा। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आर्टिकल 51A तक कवर कर लिया था, है ना। तो आज से हम आर्टिकल 52 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। इसके पहले थोड़ा सा हम वापस पीछे जाएं और एक बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें। तो हमने स्टेट के 3 ऑर्गन्स जाने थे। पहला ऑर्गन होता है लेजिस्लेचर विच मेक्स लॉ, दूसरा ऑर्गन होता है एग्जीक्यूटिव विच एग्जीक्यूट्स लॉ, विच इम्प्लीमेंट्स लॉ, विच एनफोर्सेस लॉ, और तीसरा ऑर्गन होता है जुडिशरी जिसका मेन टास्क है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इस फिनोमिना को हम कहते थे सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो आज हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे कि हमारी कंट्री का एग्जीक्यूटिव कैसे फंक्शन करता है। क्योंकि बिल्कुल शुरुआत में मैंने एक फ्रेज रेफर किया था, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, है ना। तो ये हमारी कंट्री की एग्जीक्यूटिव के, हमारी कार्यपालिका के प्रमुख हैं, हेड हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रीमियर हैं, जिस भी टर्म से आप उन्हें याद रखना चाहें। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को समझेंगे और साथ ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एग्जीक्यूटिव फंक्शन करता है धीरे धीरे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जो प्रोविजंस हैं वो शुरुआत उसकी होती है आर्टिकल 52 से। आर्टिकल 52 एक बिल्कुल जनरल प्रोविजन है जो ये कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, ये बात कह रहा है आर्टिकल 52 में। बाकी सारे आर्टिकल आप भले याद ना रखें, कम से कम ये आर्टिकल तो याद रखें। कई बार प्रिलिमिनरी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आर्टिकल बेस्ड पूछ लिया जाता है कि विच सेक्शन, which article provides for president of India. So article 52 provides that there shall be a president of India. हम सभी जानते हैं भारत में एक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, देन आर्टिकल 53 पर आते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की, केंद्र की कार्यपालक एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव आप जानते हो क्या होता है, एनफोर्समेंट का काम जिनके पास होता है, या लॉज के इम्प्लीमेंटेशन का, या फिर एग्जीक्यूटिव से ही वर्ड निकल के आता है एग्जीक्यूट करना, उनका क्रियान्वयन करना, लॉज का, विधियों का, कानूनों का, पॉलिसीज का, उन सबको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव पर होती है। तो आर्टिकल 53 का क्लॉज 1 कहता है बहुत 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 महत्वपूर्ण बात जो मैंने सबसे शुरुआत में कही थी, दैट प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ आवर कंट्री। वो बात आर्टिकल 53 कह रहा है। आर्टिकल 53 कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। केंद्र की कार्यपालक शक्ति प्रेसिडेंट में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। ऑल द पावर्स, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। सारी शक्तियां एग्जीक्यूटिव वाली किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में है। ठीक है, एक सिंपल बात। लेकिन इसके आगे एक बात और कह रहा है, and shall be exercised by him either directly
और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में है। अब ये एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज कैसे कर सकता है प्रेसिडेंट? या तो डायरेक्टली खुद कर सकता है, या तो फिर थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। ठीक है, जो भी अधिकारी उनके अधीनस्थ हैं, उनके सबऑर्डिनेट हैं, अर्थात प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम ऑफ देम ऑल, है ना, जो मैंने कहा था हेड ऑफ द स्टेट। तो यही लाइन जो है वही हमें बता रही है कि प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स उनके सबऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, तो या तो प्रेसिडेंट ये एग्जीक्यूटिव पावर खुद एक्सरसाइज कर ले डायरेक्टली, या तो फिर अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इसमें आ जाएगी, है ना। नौकरशाह जिन्हें हम कहते हैं, आईएएस, आईपीएस और अन्य ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के लोग, वो सब इनमें इनमें आ जाएंगे। फर्दर और कौन आ जाएगा इसमें? यूनियन की कैबिनेट आ जाएगी, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स ही तो कंट्री में सारी पॉलिसीज और लॉज वगैरह इंप्लीमेंट कराते हैं। तो प्रेसिडेंट चाहे तो खुद डायरेक्टली एक्सरसाइज कर ले, या अपने अंडर में जो ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू कर लें। किसके अकॉर्डेंस में? इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही वो सारा प्रोसीजर प्रोवाइड करेगा कि लॉज का इंप्लीमेंटेशन, लॉज का एग्जीक्यूशन किस मैनर में होगा। या और इसको हम सरल तरीके से कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन ही ये बताएगा कि कौन कौन से ऐसे एग्जीक्यूटिव पावर हैं जो प्रेसिडेंट डायरेक्टली एक्सरसाइज करेंगे, और कौन कौन से ऐसे एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली एक्सरसाइज करेंगे। किसके थ्रू एक्सरसाइज करेंगे? अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू एक्सरसाइज करेंगे। बट माना यही जाएगा कि वो सारे पावर किस के द्वारा एक्सरसाइज किए जा रहे हैं? प्रेसिडेंट के। ठीक है, ये है आर्टिकल 53 का क्लॉज 1, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर को बता रहा है। इसका क्लॉज 2 कहता है विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन। इतना कुछ इस लाइन को आप महत्व मत दें। The supreme command of the defense forces of the union shall be vested in the president। हमारे देश की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, 3 होती हैं डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों के स्टाफ का एक एक चीफ होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। लेकिन इन तीनों के ऊपर जो अधिकारी होगा दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही शैल बी द सुप्रीम कमांडर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर होंगे सारी डिफेंस फोर्सेस के। ठीक है, डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और लॉ के अकॉर्डेंस में वो सारे पावर एक्सरसाइज करेंगे। क्या कर सकते हैं? 2 बड़े काम प्रेसिडेंट कर सकते हैं इस पावर के थ्रू। ही कैन डिक्लेयर वॉर, यानी कि वॉर यदि हमें डिक्लेयर करना है, हमारी कंट्री को डिक्लेयर करना है, तो वो कौन डिक्लेयर करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वॉर डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड ऑल्सो पीस, किसी के साथ शांति डिक्लेयर करनी है तो वो भी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करेंगे। ये कह रहा है आर्टिकल 53 का क्लॉज 2। ठीक है, अब आ जाता है क्लॉज 3। एक बहुत ही जनरल सा क्लॉज है,
ये कह रहा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट एनी फंक्शन कन्फर्ड बाय एनी एग्जिस्टिंग लॉ ऑन गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और एनी अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि किसी अन्य अथॉरिटी के फंक्शन प्रेसिडेंट को नहीं मिलेंगे इस आर्टिकल के कारण, ठीक है। और क्लॉज इसका बी पार्ट कह रहा है, सब क्लॉज बी कह रहा है पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बनाकर किसी अन्य अथॉरिटी को फंक्शन ऑथोराइज कर सकता है। कुछ ऐसी बहुत खास बात है नहीं क्लॉज 3 में, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं आर्टिकल 54 जो बताता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। बट हम जो हैं मतलब सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट नहीं देते, हम वोट देते हैं 3 इलेक्शंस के लिए, एमपी, एमएलए और अपनी लोकल अथॉरिटीज जैसे म्युनिसिपैलिटी या फिर पंचायत एक्सेट्रा। 3 लेवल पर हम वोट देते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हम लोग वोट नहीं देते, ठीक है। तब सवाल ये आता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा। तो हम समझते हैं ये पूरा प्रोसेस कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। अच्छे से जान लो, अच्छे से सीख लो ये कॉन्सेप्ट। आगे जब कभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो इंडिया में तो आप लोगों को समझा पाओगे, क्योंकि ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रोसेस है जो लोगों को पता ही नहीं होता और खुश ऐसे होते हैं पता नहीं जैसे क्या होगा। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है ऐसे लोग जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए वोट देंगे, ठीक है। इसका सिंपल टर्म वही है। इलेक्टोरल कॉलेज यहां रेफर करता है उन लोगों को जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में वोट देते हैं, ठीक है। हम और आप नहीं देते, हम और आप से मेरा मतलब है नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ इंडिया वोट नहीं देते हैं। कौन देते हैं वोट, आइए देखते हैं। नंबर 1 द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर्स, तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए। 2 तरह के मेंबर्स हो सकते हैं, हमने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा था। एक होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स और एक होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, पहले लोकसभा में भी हुआ करते थे, अब नहीं होते, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो वोट देते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, एमएलए जिनको कहते हैं। ज्यादातर स्टेट्स में सिंगल चैम्बर असेंबली होती है, विधान सभा बस होती है, लेकिन कोई 8 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद भी है, ठीक है। तो उन स्टेट्स में दोनों चैम्बर वोट देंगे, बाकी स्टेट्स में सिंगल जो चैम्बर है वो वोट देगा। लेकिन जरूरी क्या है, वो मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं। दोनों में इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएस, ये बनाता है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन कौन वोट दे सकता है, इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ द हाउस एंड इलेक्टेड एमएलएस। एमएलसीज नहीं वोट देते हैं। लेकिन यहां पर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, वो ये है कि इन दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल 55, यानी कि अगला जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे, इन दोनों में स्टेट की डेफिनेशन में एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, आजकल इसका नाम हो गया पुडुचेरी, ये दोनों भी इंक्लूसिव होंगे, ये दोनों भी इंक्लूड होंगे। हालांकि ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं, फिर भी यहां पर कम से कम इस आर्टिकल के लिए वो स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। व्हाई, द रीजन इज एनसीटी दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी में भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। ये दोनों ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। तो इन दोनों टेरिटरीज के, इन दोनों यूनियन टेरिटरीज के इलेक्टेड एमएलएस भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट देते हैं। और ये इंसर्ट हुआ था
70th अमेंडमेंट में, 70वें संविधान संशोधन में 1995 के बाद। ठीक है, ये एक छोटा सा फैक्ट है। तो आपको इलेक्टोरल कॉलेज आई होप क्लियर हो गया होगा, कौन कौन लोग वोट देते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ द हाउस एंड इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट, ये लोग वोट देते हैं। ये है इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये था आर्टिकल 54। अब आ जाते हैं 55 पर, अगले प्रोविजन पर, कि मैनर क्या होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। ये तो हमने जान लिया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन कौन देता है। तो मैनर जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, वो प्रोवाइडेड है आर्टिकल 55 में। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में चला आ रहा है। 52 क्या बात कर रहा है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 क्या बात कर रहा है कि उसके पावर्स क्या होंगे, एग्जीक्यूटिव पावर उसके हाथ में वेस्टेड होंगे। 54 इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है कि कौन कौन लोग वोट देंगे। 55 ये बात कर रहा है कि मैनर क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आर्टिकल, समझ लो इसको, बहुत अच्छे से समझ लेना। देखें, इसकी पहली लाइन क्या थी, एज फार एज प्रैक्टिकेबल देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एट डिफरेंट स्टेट्स एट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। बहुत सरल भाषा में आप इसको इस तरह से समझो, अलग अलग स्टेट में पॉपुलेशन का अलग अलग मीटर होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, गोवा की कम होगी, सिक्किम की कम होगी, मध्य प्रदेश की थोड़ी ज्यादा होगी, राजस्थान की ज्यादा होगी। बेसिकली कुछ बहुत बड़े स्टेट्स हैं, कुछ छोटे छोटे स्टेट्स हैं, है ना। यहां पर मैं बड़े स्टेट्स की बात जब कर रहा हूं तो एरिया वाइज नहीं कर रहा, मैं यहां पर जब बड़े स्टेट्स की बात कर रहा हूं तो पॉपुलेशन के बेसिस की बात कर रहा हूं। पॉपुलेशन के बेसिस पर कुछ स्टेट्स बहुत बड़े हैं और कुछ स्टेट्स बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो ये कोशिश की जाएगी कि एक यूनिफॉर्मिटी रखी जाए पॉपुलेशन के बेसिस पर, यानी कि जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर वोट्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहेगा, जिन स्टेट में थोड़ा कम है वहां पर वोट्स का वेटेज थोड़ा कम रहेगा। ये एक सिंपल सी बात कह रहा है ताकि पूरे कंट्री की पॉपुलेशन एक तरह से रिप्रेजेंट हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है, पूरी कंट्री के एग्जीक्यूटिव हेड है ना, पूरे देश के एग्जीक्यूटिव हेड है। तो ये माना जाता है कि पूरी कंट्री के लोग उनको इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पूरी कंट्री के सिटीजन्स उनको इलेक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। हालांकि हम डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। कौन वोट करता है? हमारे ही द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव। हम अपने एमपीज चुनते हैं, हम अपने एमएलए चुनते हैं। तो बेसिकली हमारे बिहाफ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं हमारे ही द्वारा इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलए। एक बात। दूसरी बात, इस पूरी प्रोसेस में जब एमपीज और एमएलए हमारे बिहाफ पर वोट दे रहे हैं तो ये कोशिश की जाती है कि थ्रू आउट द कंट्री एक यूनिफॉर्मिटी रहे। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से भी समझो, सिटी वाइज देख लो या सीट वाइज देख लो। मुंबई की पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है ना, तो मुंबई में जो एमपी होगा उसके वोट का वेटेज ज्यादा होगा। फिर एक मैनर होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सीक्रेट बैलेट पर देंगे। और सिस्टम फॉलो होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। उसका हमने एक फॉर्मूला समझा था कि एक एमएलए का वोट कितना होगा, एक एमपी का वोट कितना होगा, क्या प्रोसीजर होगा।